तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे पीरियोडिसिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी में। तो जनरल इंट्रोडक्शन देखे थे पीरियोडिक टेबल का, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो बार बार रिपीट होते थे। अब टॉपिक वाइज चलते हैं। तो फर्स्ट है हम लोग का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बना कैसे था। तो उसका पहले कुछ क्लासिफिकेशन दिया गया था, कुछ पीरियोडिक टेबल दिया गया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, तो वही सब देखना है। तो एलिमेंट को क्लासिफाई क्लासिफाई क्यों किए, एलिमेंट को पहले ये समझ लेते हैं क्यों किया गया होगा क्लासिफाई। अगर मान लो एक बास्केट रहता है या एक बकेट रहता है, उसके अंदर बहुत सारे एटम भर के रख दिए, तो तुमको बोलूंगा हाइड्रोजन एटम को खोज के लाओ, ऑक्सीजन को, क्लोरीन को, तो खोज लोगे क्या? सब एटम का साइज स्फेरिकल है, तुमको पता चल पाएगा क्या? और हाइड्रोजन के ऊपर एच तो लिखा नहीं होगा, या क्लोरीन के ऊपर सीएल तो लिखा नहीं होगा। तो एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं। और उनके बारे में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनको जान ही नहीं सकते, तो उनको समझोगे कैसे? तो एक सिस्टमेटिक वे चाहिए था जिससे हम एलिमेंट को याद भी रख सके और साथ में उसके प्रॉपर्टीज को समझ भी सके। तो इसके लिए एक टेबल की जरूरत पड़ा था, जिसको बाद में क्या नाम दिया गया? पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल नाम क्यों दिया गया भाई? टेबल तो ठीक है, लेकिन ये पीरियोडिक वर्ड कहाँ से आया? पीरियोडिक मतलब होता है ऐसा कुछ अरेंजमेंट जिसमें एक स्पेसिफिक डेट के बाद जो भी एलिमेंट आए इनका प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट क्या हो जाए? सेम। जैसे कि डे और नाइट का होना, ठीक है ना? ऐसा तो नहीं होता ना भाई, आज सवेरे सूरज भगवान हो गए हैं, फिर उसका 2-3 दिन के बाद तो दिख ही नहीं रहे हैं। ऐसा होता है क्या? नो सर। कि अचानक से फिर दिन दिन चलता, फिर अचानक से रात, तो इसको भी बोल सकते हो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। क्योंकि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद दिन होगा, रात होगा, फिर दिन होगा, फिर रात होगा। ऐसा तो नहीं है ना अचानक से हमारे घर तक सूरज होगा। सर कल भी वैसे ही था, आज भी वैसा ही है, 2-3 दिन से तो शाम हुआ ही नहीं है वहां। ऐसा तो नहीं होता ना किसी के घर तरफ साइड? नो सर। अगर ऐसा होता है बेटा तुम्हारे घर का, तुम घर के अंदर ही रहते और तुम्हारे घर का बिजली का कनेक्शन कट गया होगा इसीलिए। तो अगर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वही प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाए, जैसे दिन का रात होना, रात का दिन होना, वीक में डेज का आना, ऐसा तो नहीं होता आज मंडे तो कल भी मंडे रहेगा, एक वीक मंडे मंडे चलेगा, फिर ट्यूसडे ट्यूसडे, ऐसा चलता है क्या? क्या अचानक से मंडे आ जाता है, फिर अचानक से थर्सडे आ जाता है? एक फिक्स टाइम, मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, मतलब एक डे के बाद फिर डे ही आएगा ना, तो मंडे आएगा, तो फिर से 6-7 दिन घूम के फिर वापस 8वें दिन में मंडे आएगा। क्लियर है कि नहीं भाई? तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज रिपीट हुआ उसी को बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? पीरियड मतलब टाइम से लिया गया है ना भाई। तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वही चीज का रिपीट होना, तो इसलिए टेबल बनाया गया। उस टेबल में ऐसा देखा गया, ऑब्जर्वेशन देखा गया कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, लिथियम के नीचे है सोडियम। तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जब सोडियम के पास आए तो इसका और इसका प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम। वैसे सोडियम के नीचे है पोटेशियम, तो इसका प्रॉपर्टीज भी क्या हुआ? सेम। तो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद वही चीज रिपीट होना ही क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी। तो इसलिए जो टेबल बना उस टेबल को ऑर्डिनरी टेबल ना बोल के पीरियोडिक टेबल बोला गया। तो पीरियोडिक टेबल बना कैसे, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कहानी है भाई। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से ट्राई किया और कुछ लोग सक्सेस हुए, जैसे मैंडली, लोथर मेयर, पीरियोडिक टेबल बनाने में। तो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, हेडिंग नोट करना, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हम लोग देखेंगे पुराने पीरियोडिक टेबल, मतलब पुराने टाइम जिन्होंने, पुराने कुछ ऐसे थ्योरी जिन्होंने बताया था कि हाँ एलिमेंट को इस तरह से अरेंज किया जा सकता है। वैसे अरेंज करते करते मेंडली जब पहुंचे तो वहां पे देखेंगे मेंडली का पीरियोडिक टेबल। तो मेन हेडिंग नोट करो बच्चा लोग, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेवोजियर क्लासिफिकेशन। लेवोजियर क्लासिफिकेशन, इसमें एक स्टेटमेंट नोट करना है छोटा सा। इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है ना? लेवोजियर क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ केमिस्ट्री, कहीं नोट कर लेना। इन्होंने कहा, इनका कहना था
जब इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया उस समय उनको उस समय तक जो भी नॉन एलिमेंट थे वो या तो मेटल थे या नॉन मेटल, तो उन्होंने यही कहा ऑल मेटल्स आर, सॉरी ऑल मेटल्स नहीं, ऑल एलिमेंट्स आर, एलिमेंट्स और एटम भी लिख सकते हो, एटम्स आर टू टाइप्स, all elements or atom are two types, a metal, दूसरा बी नॉन मेटल। नोट कर लो, all elements are two types, metal and non metal, all elements are two type metals and non metal। तो लेवजर क्लासिफिकेशन क्या कहता है, ऑल एलिमेंट्स एंड एटम्स आर टू टाइप्स, मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये थ्योरी फेल हुआ, फेलियर का रीजन क्या हो सकता है बता सकता कोई मुझे? मेटलॉइड्स के बारे मेटलॉइड्स नहीं बता। हाँ, पहले जो एलिमेंट थे उनको जो मिले जब तक लेवजर ने दिया था उस समय मेटल और नॉन मेटल थे, बाद में कुछ ऐसे एलिमेंट मिले जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज थे, तो जिनको हम लोग क्या बोलते थे भाई, मेटलॉइड। तो बोल सकते हैं आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड, this theory is discarded। ठीक है ना, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड दिस थ्योरी इज डिस्कार्डेड, इसको हटा दिया गया भाई। नेक्स्ट है, अब ये वाला तुम लोग पढ़े होंगे 9th-10th में शायद, डोबे रायनर ऐसे कुछ है ना भाई, लॉ ऑफ, जब राइनर, हाँ चलो ट्रायड, हेडिंग नोट कर लो जल्दी से। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन डोबे रायनर लॉ ऑफ ट्रायड। तो सबसे पहले ये ट्रायड वर्ड क्या है, इसमें नोट कर लेना, द सेट ऑफ थ्री एलिमेंट, द सेट्स ऑफ थ्री एलिमेंट is called triad। The sets of three elements is called triad। अब डोबेरायनर लॉ ऑफ ट्रायड क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू इट एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं, लिथियम, लिथियम का सोडियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 7, ठीक है, पोटेशियम का 39। तो डोबेरायनर लॉ ऑफ ट्रायड, ये ट्रायड है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ ले ऐसा कर लेते हैं, लिथियम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ट्रायड का एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एटॉमिक मास 7, पोटेशियम का 39, ये हुआ ट्रायड। तो ये थ्योरी क्या कहता है, अगर ट्रायड बनाया हो और उस ट्रायड में फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का मास निकाला जाए और उसका मीन, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का मास का मीन निकाला जाए, मतलब एवरेज, लिथियम का मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ पोटेशियम, मीन बोलो एवरेज बोलो एक ही मतलब है भाई। दो एलिमेंट 23 आएगा, टोटल एलिमेंट कितने हैं भाई, 2, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे, एवरेज निकालोगे तो 2 से डिवाइड करोगे मीन, तो 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 23। तो ये जो 23 है वो किसके मास के इक्वल होता है, सोडियम। तो उनका कहना था डोबेरायनर का, अगर आप ट्रायड में फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट, सॉरी फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एवरेज निकालते हो मास का, तो वो जो एवरेज है मिडिल एलिमेंट के मास के इक्वल होगा।
क्या था भैया स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है ना। द एवरेज एटॉमिक मास करना, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, the average atomic mass of first and third element of triad is equal to atomic mass of central या मिडिल एटम भी कर सकते हो, एटम ऑफ ट्राइड, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू इट द एवरेज एटॉमिक मास किसका? फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू? सेंट्रल एटम, मतलब बीचल एलिमेंट के इक्वल होगा, ये डोबेरायर का कहना था। तो ये एग्जांपल कर लिए, एग्जांपल के बाद यहाँ पे ये स्टेटमेंट नोट करो, और जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था उसको फिर से यहाँ नोट डाउन करोगे, मतलब दूसरे पेज में हम बताएंगे। तो एग्जाम ट्राइड के बाद ये स्टेटमेंट, जल्दी से माइक फ्रूट रखोगे सब। एग्जाम्पल में देखो, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो मीन निकालोगे इसका, मीन मतलब एवरेज निकालोगे तो क्या होगा? 7 प्लस किसका? एटॉमिक मास का, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना है? 23। तो ये जो 23 है किसके इक्वल होगा? एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट या फिर सेंट्रल एटम, ठीक है ना बच्चा। ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड। तो इसमें मीन निकालोगे तो कितना आएगा भाई? 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2, इसका निकालोगे मीन, तो वो एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे तो सेंट्रल एटम के इक्वल आएगा 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2, ये थर्ड वाला। चलो सॉल्व करके बताओ कितना कितना आंसर आ रहा है सभी में। फेलियर रीजन नोट कर लेना, इट इज अप्लाइड ओनली सेट ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, इसमें 23, 81.25, 88.5। तो ये बच्चा नोट डाउन कर लो। तो ये था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में सेकेंड, डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड। तो लिमिटेशन डोबेराइनर का था, कुछ ही एलिमेंट पे ये सेट एप्लीकेबल था, बाकी पे नहीं। नेक्स्ट है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इसमें देखो भाई, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में इन्होंने क्या किया? एलिमेंट को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इन्होंने क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एलिमेंट अरेंज्ड in increasing order of atomic mass, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर का नियॉन तो डिस्कवर नहीं था, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहाँ तक, ठीक है ना। उस समय जब इन्होंने थ्योरी दिया था तो उस समय नोबेल गैस का डिस्कवरी नहीं था, ठीक है। तो इसलिए इन एलिमेंट को डिस्कवर, मतलब ये सब एलिमेंट डिस्कवर थे, इनको अरेंज किया एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
तो क्या हुआ, लिथियम का जो प्रॉपर्टीज है, लिथियम के बाद फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 नंबर का एलिमेंट है, अगर लिथियम 1 है तो ये कौन सा नंबर का है, 8th एलिमेंट, ये फर्स्ट है तो इसका प्रॉपर्टीज है वैसे। अगर कार्बन अगर फर्स्ट है तो इसका 8 एलिमेंट कौन सा होगा बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका 8th एलिमेंट होगा। तो इसने देखा, मतलब न्यूलैंड ने ऑब्जर्व किया, जब एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू प्रॉपर्टीज ऑफ 8 एलिमेंट अकॉर्डिंग टू 8, उनके अकॉर्डिंग क्या था भाई, द प्रॉपर्टीज of first element is similar to properties of eighth element, लेकिन कब, when elements are arranged in increasing order of atomic mass, increasing order of atomic mass. The properties of first element is similar to properties of 8 elements when elements are arranged in increasing order of atomic mass. तो ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है ना। अब देखेंगे ये थ्योरी क्यों फेल हुआ, यहां तक नोट कर लो पहले। इट इज यूज्ड फॉर लाइट एलिमेंट्स, that means up to calcium. Second drawback, after discovery of noble gas, सर ब्लर ठीक हो जाएगा, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, द properties of first element does not similar to eighth element, ठीक है ना। नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टीज है वो 8 एलिमेंट के सिल्वर मतलब इक्वल नहीं था, तो लिथियम फ्लोरीन इनके बीच क्या आ गया भाई, नियॉन, तो ये कौन सा हो गया, 9th एलिमेंट हो गया ना, तो ये सीक्वेंस टूट गया भाई। तो ये दो लिमिटेशन है, अप टू कैल्शियम तक ही ये फॉलो हुआ, उसके बाद नहीं। सेकेंड, नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद जो फर्स्ट और 8 एलिमेंट थे अप टू कैल्शियम तक, उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं रहा। तो ये दो लिमिटेशन है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के। क्लियर है बच्चा लोग। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट डज नॉट सिमिलर टू 8 एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशन था वो 1 और 8 का नहीं हो गया, 1 और 9 का था। तो उन्होंने ऑक्टेव इसीलिए बोला था क्योंकि फर्स्ट और 8 एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या था, सेम। ये नोट्स, म्यूजिकल नोट से लिया गया था, कंपैरिजन किया जाए, तो इसलिए इनके लॉ को बोलते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्लियर है बच्चा। लेकिन ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने करेक्ट, पूरी तरह से नहीं बोलोगे, थोड़े से करेक्ट डायरेक्शन में अप्रोच लगाया, और इसी पे अच्छा सा वर्क किया किसने, मैंडलिफ ने। इस पे ही सबसे ज्यादा अच्छा सा वर्क किसने किया, मैंडलिफ ने। मैंडलिफ ने भी यही काम किया जो न्यूलैंड ने किया था। मैंडलिफ ने भी एलिमेंट को अरेंज किया एटॉमिक मास के बेसिस पे, न्यूलैंड ने भी यही किया था। तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने ये अप्रोच दिया कि अगर एलिमेंट को अरेंज कर दिया जाए एटॉमिक मास के बेसिस पे तो शायद
उनमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट हो। इसी पे आगे ज्यादा सबसे अच्छा वर्क किसने किया? मैंडलिफ ने, और पढ़े भी होंगे मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल। और एक और साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं लोथर मेयर, ठीक है ना, उन्होंने भी इस पे वर्क किया। उनका भी पीरियोडिक टेबल एक्यूरेट था बट डिफिकल्ट टू लर्न था, मतलब याद रखने में बड़ा डिफिकल्ट होता, इसलिए उनको याद ही नहीं किया जाता, भुला दिया गया। उनको देखेंगे अभी। तो नोट करो लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो नेक्स्ट हेडिंग है लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया या कर्व बोल सकते हो, ये जो है वो लोथर मेयर ग्राफ या कर्व बोल सकते हो। भाई ये जो पिक्चर है लोथर मेयर कर्व, ये जो कर्व है वो ड्रॉ हुआ एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, किसके बीच? एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया जब इस तरह का कर्व बनाया तो जो एलिमेंट्स हैं सेम, जो आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सेम लोकेशन पे, जैसे एस ब्लॉक ग्रुप 1, उन सबका लोकेशन एक जैसे ही था भाई। यहाँ पे लिथियम, टॉप पे लिथियम, ग्राफ पे जो टॉप पे था वो एक टाइप के एलिमेंट थे, मतलब सेम फैमिली वाले, जैसे एस ब्लॉक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिलिशियम, और ऊपर ऐसे जाएगा, ठीक है ना, जगह नहीं बनाया उसके लिए। तो उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन देखा, तो जो एलिमेंट्स है सेम प्रॉपर्टीज के वो सेम लोकेशन पे है। तो जो एल्काइली मेटल थे, मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, वो टॉप ऑफ द कर्व हुए। पहला उन्होंने देखा सेम एलिमेंट प्रेजेंट एट सेम लोकेशन ऑफ द कर्व, ऐसा बोल सकते हो, सेम प्रॉपर्टीज कंटेनिंग एलिमेंट present at same location of the लोथर मेयर कर्व। उन्होंने उस ग्राफ को या उसको क्या नाम दिया? लोथर मेयर कर्व, ठीक है ना। तो लिथियम का जो प्रॉपर्टीज हो सोडियम, सोडियम का प्रॉपर्टीज पोटेशियम, रुबिडियम, इस तरह से सेम होता है। तो ये एक जगह पे थे टॉप ऑफ द कर्व, ये याद रखना कुछ एलिमेंट का लोकेशन, टॉप ऑफ द कर्व। तो टॉप ऑफ द कर्व में कौन सा एलिमेंट था? एस ब्लॉक ग्रुप 1 एलिमेंट, एस ब्लॉक ग्रुप 1 एलिमेंट। वैसे ही अब ये भैया यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हो ना, तो कर्व के ऊपर जाते इसको बोलेंगे असेंडिंग। इसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग। यहाँ से इस तरह से ऊपर जा रहे हैं तो इसको भी क्या बोलेंगे? असेंडिंग पॉइंट। यहाँ से ऊपर जा रहे हैं इसको भी क्या बोलेंगे? असेंडिंग पॉइंट। क्लियर है बच्चा? तो जो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कर्व का जो मिडिल पॉइंट है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कर्व का जो मिडिल पॉइंट है वो हेलोजन से ऑक्यूपाइड था। किससे था? हेलोजन से। तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आगे जाओगे तो इधर आयोडीन। तो कौन सा बोल रहे भाई? असेंडिंग, मिड पॉइंट ऑफ असेंडिंग, ऐसे करना, मिड पॉइंट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कर्व। तो ये किसके लिए था भाई? हेलोजन। ठीक है। अब नीचे उतरोगे तो क्या बोलेगे भाई? इसे उतरना को ऊपर, आगे ऊपर की ओर बढ़ रहे थे तो असेंडिंग, नीचे की ओर आ रहे तो डिसेंडिंग। तो जो मिड पॉइंट था डिसेंडिंग, मिड पॉइंट ऑफ डिसेंडिंग, दूसरे पेज में नोट करा देंगे, वो जो था आपका एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन अर्थ मेटल कौन सा होता है भाई?
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। नोट करो तो कल इतना जल्दी से। याद रखना बच्चा, इतने ही एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए तो उस समय और भी एलिमेंट्स है, तो ये कहीं भी होंगे भाई, असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी पॉइंट पे होंगे। तो बच्चा ग्राफिकल वे में इनको याद रखना इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे पूरे एलिमेंट भरे पड़े हैं, लेकिन ग्राफिकल वे में याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ पॉइंट को आपको याद रखना है, जैसा फर्स्ट सबसे टॉप पे कौन था, एस ब्लॉक ग्रुप 1 एल्काली मेटल। मिडिल पॉइंट पर दो एलिमेंट्स हैं। अगर असेंडिंग की बात करो तो हेलोजन, डिसेंडिंग की बात करो तो एस ब्लॉक ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल। और बॉटम ऑफ द कर्व मतलब नीचे जो है कर्व का मिनिमा ऑफ द कर्व, वहां पे होते हैं जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट एंड ग्रुप 13 एलिमेंट बोरॉन फैमिली, ठीक है ना। यहाँ पे भरे पड़े कौन से भाई, बोरॉन। लेकिन एकदम मिड की बात करो तो बोरॉन फैमिली मिलेगा, जैसे यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। और इसी के आसपास पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसलिए ये थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया। क्यों? क्योंकि इसको याद रखने में अभी इतने ही एलिमेंट को याद नहीं रखने में दिक्कत हो रहा कई लोगों को। तुम ही लोग के स्टूडेंट मतलब तुम ही लोग क्लासमेट की बात कर रहा हूँ। अगर पूरा एलिमेंट A to Z नोट करवा दिया गया तब तो और भी बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो यही इसका सबसे बड़ा फेलियर का रीजन था। लेकिन क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा एक्यूरेट था, मैं जब तक लोथो ने जब इसको दिया था। डिफिकल्ट था याद रखने में, इसलिए इसको यूज किया ही नहीं जाता। तो इन्होंने देखा जब ग्राफ ड्रॉ किया एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, तब सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट सेम लोकेशन पे मिले। जिसमें से उन्होंने कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला सबसे ऊपर रहेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। सबसे नीचे कौन सा होगा, एट द मिड पॉइंट पे बोले, मतलब सबसे नीचे बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम। यहाँ पे जाओगे तो गैलियम, उसके बाद इंडियम, ठीक है। ऊपर चढ़ते समय मतलब असेंडिंग ऑर्डर के मिडिल पॉइंट पे हेलोजन, डिसेंडिंग ऑर्डर के मिडिल पॉइंट पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, एस ब्लॉक ग्रुप 2। ये 4-5 बातें आपको अच्छे से याद रखना है और कुछ नहीं। तो इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, रटना है। रटना भी क्या है, आपको कुछ लोकेशन, जैसे एस ब्लॉक ग्रुप 1 कहाँ पे है, तो एस ब्लॉक ग्रुप 1 कहाँ पे बताओ, at the top. एट द टॉप। ग्रुप 2 कहाँ है, डिसेंडिंग ग्रुप 2 कहाँ है, डिसेंडिंग, Midpoint of मिड पॉइंट ऑफ descending. डिसेंडिंग। हाँ, बोरॉन फैमिली कहाँ है, बी फैमिली मतलब बोरॉन फैमिली, मिनिमा पे। हाँ मिनिमा, Yes. मतलब बॉटम ऑफ द कर्व। और हेलोजन फैमिली कहाँ है, Ascending के बीच में. असेंडिंग हाँ, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। मिड पॉइंट ऑफ असेंडिंग। बस ये 4 बात याद रखना है तो याद रहेगा। और यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है, बोरॉन के एल्यूमिनियम के आगे पीछे यहाँ पे आपको डी ब्लॉक एलिमेंट दिखेंगे, पूरा डी ब्लॉक, ठीक है ना। बाकी इधर पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट इधर भी, इधर भी। तो वो सब सबका लोकेशन एकदम एक्यूरेटली याद नहीं रखा जा सकता। तो ये 4 बातें पूछता है, टॉप ऑफ द कर्व, मिड वाला 2 पॉइंट, और एक बॉटम ऑफ द कर्व। कर्व के ऊपर क्या है, कर्व के नीचे क्या है, कर्व के बीच में क्या है। ब्लॉक कर्व के असेंडिंग ऑर्डर पे है एस ब्लॉक ग्रुप 2, कर्व के असेंडिंग पे है हेलोजन, और कर्व के मिनिमा पे है बोरॉन फैमिली। और बोल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो एग्जाम में देख लेना, क्वेश्चन में अगर बोरॉन फैमिली दी और आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त बच्चा लोग।